हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रीना एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल साहित्य गंगा पर। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के पुनः एक बार उपस्थित हुई हूँ, वह है छंद। और ये आपको पता है कि आप अगर यूपीपीएससी या फिर ये कहें कि यूपीपी, यूपीएसआई या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आप बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में देखे होंगे कि आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। और ये बताऊं कि उसमें से 30 क्वेश्चन जो आपसे लैंग्वेज से पूछे जाते हैं, यानी हिंदी भाषा से, तो हिंदी भाषा से प्रश्न जिसमें पूछे जाते हैं उसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको छंद से भी देखने को मिलता है। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए, और अगर हिंदी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी ये वीडियो। और बहुत कम समय में सिर्फ ओनली 1 वैसे कंटेंट है जो एग्ज़ाम में सीधे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो मैं कहूँगी कि आप निश्चित होकर के यह वीडियो पूरा अवश्य देखिए। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा है आज का छंद। देखिए, छंद की सबसे पहले उत्पत्ति माने या ये कहें कि छंद शब्द बना किससे है, तो छंद शब्द संस्कृत की छद धातु से बना है जिसका अर्थ है आह्लादित करना या फिर खुश करना। काव्य के संदर्भ में छंद वह विधा है जो वर्णों या मात्राओं की निश्चित संख्या और गति यति के नियमों में बंधी होती है। यानी कि ये कहें कि छंद क्या है काव्य के संदर्भ में, तो काव्य के संदर्भ में यह वह विधा है जो क्या करती है, वर्णों को मात्राओं में या फिर वर्णों के क्रम में वर्णों या मात्राओं की निश्चित संख्या से यति गति के नियमों से बंधी होती है। ऐसे काव्य को हम लोग क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। ऐसे काव्य पंक्तियों को कहते हैं कि यह छंद से बंधी हुई पंक्तियां हैं। देखिए, कुछ चीज़ें डायरेक्टली 1 लाइनर में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप देखेंगे कि छंद में कुछ चीज़ें ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे ये कहें कि छंद की उत्पत्ति कब से मानी जाती है, तो छंद शास्त्र का सबसे पुराना उल्लेख अगर ये कहें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। या ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया, छंद की उत्पत्ति यह छंद ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो 10वें मंडल में। और थोड़ा और आगे बढ़ें तो 10वें मंडल के किस सूक्त में, तो पुरुष सूक्त में। ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, दूसरी पंक्ति में क्या बातें बताई गई हैं। इसमें है, अगर छंद शास्त्र का प्रवर्तक देखें तो छंद शास्त्र के आदि प्रवर्तक आचार्य पिंगल माने जाते हैं। इसी कारण छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, यानी कि पिंगल मुनि के नाम पर इनकी रचना को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। देखिए, और छंद के कुछ अंग होते हैं, जैसे अगर छंद की महत्ता देखें तो वेदांगों में भी छंद को स्थान मिला हुआ है। जैसे छंद को वेदों का पैर या पांव माना जाता है। यह 6 वेदांग होते हैं, जिसमें से कौन कौन से, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है और छंद है। तो देख रहे हैं कि छंद कितने महत्वपूर्ण है कि वेदों के अंग के रूप में छंद को क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। तो यानी कि वेदांग के रूप में छंद को महत्व प्रदान किया गया है। और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में देखें तो हिंदी में छंदों के विविध प्रयोग और परंपरा रीति काल से, यानी कि 1700 से 1900 विक्रम संवत से गहराई से शुरू हुई, और छंदमाला को केशव की प्रमुख रचनाओं में गिना जाता है। यानी ये कहें कि छंदमाला केशव दास के छंद शास्त्र से संबंधित है। अब आइए हम देखते हैं कि छंद के भेद कितने होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बने हैं। एक बार बीपीएससी ने इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि छंद के कितने भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से छंद के कहें तो 2 भेद होते हैं या 2 प्रकार के छंद होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं, वह है आपके मात्रिक छंद और दूसरा है आपका वर्णिक छंद। ठीक, तो पहला जो है छंदों के भेद में, पहला मात्रिक छंद और दूसरा है आपका वर्णिक छंद। मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, जबकि वर्णिक छंदों में वर्णों की या अक्षरों की गणना की जाती है। आप इससे ध्यान रखेंगे। आजकल के जो नए पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें कूट करने को भी दे रहे हैं। जैसे दे दिया कि मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, जबकि वर्णिक छंदों में भी वर्णों की गणना न करके मात्राओं की गणना की जाती है। फिर आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि क्या पूछ रहा है। देखिए, वैसे छंदों की संरचना के आधार पर छंदों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि मात्राओं के आधार पर कहें तो
जैसे एक होता है साधारण छंद, दूसरा होता है दंडक छंद। और दंडक छंद साधारण छंद में अंतर क्या है, तो साधारण छंद मात्राओं को मतलब 32 मात्राओं या 26 वर्णों तक ही सीमित होता है। अगर मात्राओं में देखें साधारण मात्रिक छंद कितने तक का होगा, 32 मात्राएं होंगी, और बड़िक छंदों में 26 वर्णों तक ही सीमित होगा। जबकि दंडक छंद में 32 मात्राओं से अधिक जो होगा उसे दंडिक छंद कहेंगे, और 26 वर्णों से अधिक जो होगा उसे दंडक बाणिक छंद कहेंगे। ये आप क्लियर हो गए। आइए देखते हैं नेक्स्ट आगे कुछ और भी चीज़ें हमें छंद। देखिए ये छंद एक तरह से बिल्कुल पहचानने के तरीके को हम पढ़ रहे हैं कि छंद कैसे भी कौन सी भी कोई भी काव्य पंक्ति हमारे सामने हो और हम छंद को आसानी से पहचान लें, तो पहले इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। देखिए छंद को जानने के लिए कुछ शब्दावलियाँ, जैसे यति। यति मतलब क्या होता है, स्टॉप, यानी कि काव्य पढ़ते समय, पंक्तियाँ पढ़ते समय हम जहाँ रुकते हैं या थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं उसे क्या कहते हैं, यति कहते हैं। और गति यानी कि स्पीड, कितनी तेजी और कितने उतार चढ़ाव के साथ हम उस पंक्तियों को पढ़ रहे हैं, या ये कह लें वो प्रवाह है, उसी को क्या कहते हैं, हम गति कहते हैं। तो यति और गति में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। यति मतलब स्टॉप, एक तरह से कहें कि वहाँ पे हम रुकते हैं, और गति मतलब किस लय या उतार चढ़ाव के साथ हम पंक्तियों को पढ़ रहे हैं, प्रवाह। तुक क्या होता है, चरण के अंत में वर्णों की समानता जो मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तुक बोलते हैं। अब देखिए मात्रा गणना के नियम है। जैसे हम छंद जब पढ़ते हैं ना, तो कैसे जानेंगे कि कौन सी मात्रा और कौन सी अक्षर पे हम कौन सी मात्रा गिनेंगे। तो यहाँ देखिए हिंदी छंद शास्त्र मात्राओं को दो श्रेणियों में गिना जाता है। एक तो ह्रस्व होता है और दूसरा दीर्घ या गुरु होता है। तो 4 मात्राएं ऐसी है जिनके लिए आपको इस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है, और ये चिन्ह एक मात्रा में काउंट होता है। और दीर्घ में ये आपके वर्ण हैं, ये 4 लेटर हैं जो ह्रस्व हैं, अ ई उ री और आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये आपके दीर्घ लेटर हैं, और इसके लिए ये चिन्ह प्रयोग होता है यशनुमा आकृति का, और इसके लिए 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जहाँ भी ये मात्राएं आएंगी ये 4, तो वहाँ पे आप मात्राओं की गणना 1 से डिकोड करेंगे, और जहाँ पे ये सारे लेटर आएंगे, ये मात्राएं आएंगी, वहाँ पे आप 2 से, यानी कि उन मात्राओं में 2 की गणना करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं मात्रा गणना करने के नियम। कुछ विशेष निर्देश दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे आपको छंद बिल्कुल नहीं आता हो ना, तो बिंदास इस वीडियो को देखिए और बिल्कुल आसानी से आपको छंद समझ में आने लगेगा, आप खुद ही पहचानने लगेंगे। देखिए जैसे अगर ये कहें कि व्यंजन क ख ग घ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती जब तक उनमें स्वर न जुड़ा हो। तो व्यंजनों में कोई आपका जब तक स्वर नहीं जुड़ा है कोई मात्रा नहीं होता है। और ये देखिए कि संयुक्त वर्ण का नियम क्या होता है, यदि किसी शब्द में आधा अक्षर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में पक्का को आता है, तो उससे पहले वाले वर्ण की मात्रा गुरु हो जाती है। यानी कि जब भी आप कोई शब्द देखें और शब्दों में यदि कोई आधा वर्ण दिखता है, तो आधा वर्ण के पहले जो वर्ण होगा ना, जैसे यहाँ पे पक्का में देख रहे हैं, प को यहाँ पे हम लोग गुरु गिनेंगे, और फिर क को कोई मात्रा नहीं देंगे, जो आधा लेटर है उसकी कोई मात्रा नहीं है, और का को फिर हम गुरु काउंट करेंगे। यानी कि जो भी वर्ण अर्ध वर्ण आएगा, तो अर्ध वर्ण के पहले वाले जो लेटर होंगे उसको हम क्या काउंट करेंगे, गुरु काउंट करेंगे। चाहे वो लघु हो चाहे वो गुरु हो, हम गिनेंगे उसको गुरु में ही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अनुस्वार वाले जो लेटर होंगे उनको हम लोग दीर्घ यानी कि गुरु वर्ण के अंतर्गत रखेंगे, और विसर्ग वाले को भी हम गुरु रखेंगे, और चंद्र बिंदु को हम लघु से डिकोड करेंगे। यानी कि जो अनुस्वार है उसकी 2 मात्रा होगी, जो विसर्ग है उसकी भी 2 मात्रा होगी, जो चंद्र बिंदु है उसकी 1 मात्रा होगी। और अर्ध वर्ण के पहले, यानी शब्दों में जो जहाँ भी आधा वर्ण आए उसके पहले अगर कोई भी वर्ण है, ये कहें कि लघु है या गुरु है, लेकिन हम गिनेंगे उसको गुरु के रूप में। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं पहला छंद जो है आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है दोहा। हम उसी छंद को लिए हैं जो एग्जाम में पूछे ही गए हैं, चाहे वो पीजीटी में हो, टीजीटी में हो, या फिर किसी भी इंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हो।
और आप इसे आसानी से समझ पाएँ। देखिए दोहा कैसा छंद है? दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। आजकल जो कूट करने का तरीका है ना, बहुत, यानी कि हमें किसी भी टॉपिक के बारे में बिल्कुल सारी चीज़ें, बातें पता होनी चाहिए, तभी हम उस कूट करने वाले प्रश्न को सही कर पाएंगे। जैसे दे दिया कि दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 13 मात्राएं होती हैं दूसरे और चौथे चरण में, तो फिर ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ऐसे भी वन लाइनर से भी पूछ लिया जाता है कि दोहा एक कैसा मात्रिक छंद है, तो फिर आप बताएंगे कि दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। ठीक, अब आइए इसके लक्षणों को देखते हैं। इसमें और भी कुछ चिन्ह पहचानने के हैं। जैसे इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा में आप याद रखेंगे, देखिए पहला और तीसरा, यानी पहला और तीसरा आप ऐसे भी ध्यान रख लेंगे। तो ये 1-3 को जब हम ज्वाइंट करेंगे तो क्या बनेगा? 13, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। अगर भूल रहे हैं तो ये ठीक आप याद रख सकते हैं। दूसरे और चौथे चरण में आपको 11 मात्राएं देखने को मिलती हैं। और नियम देख लीजिए, जैसे सम चरणों यानी कि दूसरे चरणों के अंत में जगड़ और तगड़ नहीं होना चाहिए, ये नियम है, ये आप नोट कर लेंगे। विशेष बात है, इससे भी क्वेश्चंस बने हुए हैं कि दोहा के जो दूसरा और चौथा चरण होता है उसके अंत में जगड़ और तगड़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे जगड़ और तगड़ नहीं होने चाहिए दूसरे और चौथे पंक्तियों के अंत में। ठीक, उदाहरण देखिए दोहा के, ये दिया है यहाँ पे उदाहरण है, सब सॉरी ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे होना चाहिए सब सहायक सबल के कौन नेबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपक देत बुझाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काउंट कर लेंगे आप। अगर दोहा पहचानना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 100 में 1 मात्रा गिनेंगे, वो इस पे 2 मात्रा है, फिर 1 मात्रा है, फिर 2 मात्रा है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, इसमें 1 है और 1 है। मतलब आप इसे आराम से ऐसे, जैसे हमने बोला कि सब है सहायक, यानी कि इसमें 1 मात्रा, इसमें 2 मात्रा, 100 में 1 मात्रा, हाँ में 2 मात्रा है, य में 1 मात्रा, देखिए गलत हो रहा है, हाँ में 2 मात्रा, य में 1 मात्रा, क में 1 मात्रा, ऐसे करके आप गिनेंगे। क्योंकि हमने बता दिया है आपको शुरू में, अ ई उ री में आप इन चारों लेटरों में 1 मात्रा काउंट करेंगे, इसके आगे इसके बाद जो भी मात्राएं आएंगी उसमें आप 2 मात्रा को काउंट करेंगे। दोहा के और भी सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन। अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पेन से, कि अगर एग्जाम्पल डायरेक्ट अगर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है तो फिर आप आसानी से वहाँ पे बता पाएँ कि इसमें कौन से छंद है। तो जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानो सोनी, इसमें भी आपका क्या है? दोहा ही है। रहीम तो दोहा के लिए प्रसिद्ध है। उनकी और भी पंक्तियाँ देख लीजिए, जैसे रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ। ये सभी पंक्तियाँ क्या है? दोहा के अंतर्गत आने वाली पंक्तियाँ हैं। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट छंद को। नेक्स्ट छंद है हमारा रोला। और रोला छंद कैसा है? ये भी एक सम मात्रिक छंद है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, यानी कि इसमें चारों चरणों में मात्राओं क्या होंगी? समान होंगी। और कुल जितने होंगे उनमें 24 मात्राएं देखने को मिलेंगी। तुक में देखिए तो इसमें तुक मिलती है। और फिर इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदीजन खग बृंद शेष फन सिंहासन है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि और दूसरा, तीसरा और चौथा का क्या होता है? आपस में तुकबंदी होता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि सुंदर है, रत्नाकर है, यानी कि पहली पंक्तियाँ दूसरे से मिल रही हैं, मंडल है और सिंहासन है, यानी कि तीसरी पंक्तियाँ चतुर्थ से मिल रही हैं। तो ये क्या है? तुकबंदी भी है। एक तरह से कहें तो आपको रोला में तुकबंदी भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं आपकी सोरठा। सोरठा कैसा छंद है? सोरठा एक
अर्धसम मात्रिक है, याद रखेंगे। दोहा भी आपका अर्धसम मात्रिक है और सोरठा भी आपका अर्धसम मात्रिक है। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि दोहा का ठीक विपरीत कौन सा छंद होता है, तो वो आपका सोरठा होता है। और कभी कभी इसको उल्टा उल्टा उलट करके पूछ ले, उल्टा करके, कि सोरठा का ठीक उल्टा कौन सा छंद होता है, तो दोहा होता है। और उल्टा कैसे माना जाता है, क्योंकि आपको पता है कि दोहा में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक इसके विपरीत सोरठा में क्या होता है कि पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में यानी दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसीलिए इसको एक दूसरे का विपरीत छंद कहा जाता है। इसका उदाहरण देख लीजिए सोरठा का। प्रभु प्रलाप सुनिकान बिकल भय वानर निकर आई गयो हनुमान जिमि करुणा मह वीर रस। तो ये आपका सोरठा छंद का उदाहरण है। और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे आप नोट कर सकते हैं, जैसी करनी आपनी वैसा ही फल होय, बीज बबूल का बोइए आम कहाँ से होय। ये सभी ये पंक्तियाँ जो अभी मैं बोली हूँ वो कैसा है, सोरठा का उदाहरण है। आइए नेक्स्ट छंद देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कौन सा छंद दिया हुआ है, सॉरी, देखिए नेक्स्ट छंद है जो आपका वह है चौपाई। और चौपाई का अगर हम गुण देखें, प्रॉपर्टी देखें, तो इसमें चौपाई की परिभाषा क्या है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 वर्ण समान यानी तुक होने चाहिए। चरण के आरंभ में जगड़ नहीं होना चाहिए, ये चौपाई का नियम है। और चौपाई का उदाहरण देखें तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये आपकी पंक्तियाँ जो है ये चौपाई की पंक्तियाँ हैं। ठीक है। और भी जैसे आप चौपाई में ये कहें तो जितने भी रामचरितमानस में चीज़ें लिखी गई हैं, दोहा के बीच बीच में चौपाइयाँ जो रखी गई हैं वो सभी एक तरह से चौपाई का ही उदाहरण होंगी। आइए नेक्स्ट छंद है आपका 12वें। 12वें अर्धसम मात्रिक छंद है और जानते हैं कि ये अवधि का जातीय छंद माना जाता है इसको। और 12वें छंद के जनक कौन है, तो वो है आपके रहीमदास। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और मात्राएं देखें तो 12वें छंद में विषम चरणों में यानी कि पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं होंगी। सम चरणों में दूसरा और चौथे जो होते हैं उसको सम बोलते हैं और इसमें 7-7 मात्राएं होंगी, यानी कि 12वें में टोटल मात्राएं कितनी होंगी, 19 मात्राएं होंगी। नेक्स्ट इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे सबसे मिलकर रहमन बैर विचार दुर्लभ नर तन पाकर कर उपकार। ये किसका उदाहरण है, 12वें छंद का है। बस आप में 12वें छंद में ज़्यादा चीज़ आप याद रख लेंगे कि 12 7 पर यति होती है और पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो कुल आपके 19 मात्राएं होती हैं। अब देखिए हम देखने वाले हैं छप्पा छंद। छप्पा छंद की विशेषता क्या है, छप्पा एक मात्रिक छंद है और ये विषम मात्रिक है। मात्रिक तो है ही लेकिन विषम मात्रिक है। विषम मतलब आप समझ पा रहे हैं, यानी कि पहले और तीसरे एक साथ मिलते हैं, दूसरा और चौथा एक साथ। तो आइए देखिए, और ये इसकी विशेषता क्या है कि ये चंद्रबरदाई का प्रिय छंद रहा है। छप्पा छंद किसका प्रिय छंद है, अगर एग्जाम में पूछ ले तो चंद्रबरदाई का, इसे आप ध्यान रखेंगे। संरचना इसकी ये बनता कैसे है छप्पा छंद, तो 2 छंदों के योग से बनता है, रोला और उलाला के मेल से बनता है और इसमें कुल 6 चरण होते हैं। तो प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और फिर अंतिम 2 चरण आपके उलाला के होते हैं। तो रोला और उलाला के मिलने से छप्पा छंद का निर्माण होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। छप्पा छंद का उदाहरण देखें तो नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, ये आपका क्या है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग बृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी उस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये जो मैंने बोली है पंक्तियाँ पूर्ण हैं, ये
ये सभी पंक्तियाँ मिलकर के किस चीज़ का निर्माण करती हैं? चप्पा छंद का निर्माण कर रही हैं। चप्पा छंद में आप याद रखेंगे रोला और उलाला के मिलने से चप्पा बनता है। और अगर आप इसे टिक में याद करना चाहें तो जैसे मैं कहती हूँ कि रोऊं छप छप, क्या बोलती हूँ मैं, इसको याद करने का अपने से टिक बनाई हूँ, रोऊं छप छप। या ये कहिए कि छुप छुप रोऊं, तो रो से रोला, ओ से उलाला और छ से छप्पा, यानी कि रोऊं छुप कर। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं या फिर अपने आप से भी कोई टिक बना सकते हैं। नेक्स्ट छंद देखिए, वो है आपका गीतिका। यहाँ से भी, यहाँ ये गीतिका से तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। यह एक कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। इसकी मुख्य विशेषता देखिए, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। यति यानी कि विराम 14 और 12 मात्राओं पे होती है। अंत में लघु और गुरु का होना आवश्यक होता है। ये गीतिका छंद का पहचान है। और गीतिका छंद का उदाहरण देख लीजिए आप। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो ये पंक्तियाँ जो हैं किस छंद में लिखी गई हैं? तो गीतिका छंद में लिखी गई हैं। ये आप ध्यान रख लेंगे। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट छंद को। गीतिका के बाद आता है आपका हरि गीतिका। ये भी एक कैसा छंद है? ये भी एक सममात्रिक छंद है और जो गीतिका से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें मात्राओं की संख्या अधिक होती है। इसकी मात्राएं प्रत्येक चरण में 28 होती हैं और इसकी यति कहें तो 16-12 मात्राओं पर होती है। जबकि गीतिका में कुल 26 मात्राएं होती है और वहाँ पे आप मतलब गीतिका से 2 प्लस कर लेंगे तो हरि गीतिका बन जाएगा। यानी कि गीतिका में आपके कुल 26 मात्राएं होती हैं और 14-12 पर यति होती है। जबकि हरि गीतिका में 28 मात्राएं हैं, इसमें 2 और जोड़ेंगे तो 28 बन जाएंगी और इसमें 2 जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 14 के जगह पे 16 हो जाएगा। तो 16-12 पर यति है तो हरि गीतिका और 14-12 पर है तो गीतिका। इसके कुछ नियम हैं, जैसे विशेष नियम देखें तो इसमें 5वीं, 12वीं, 19वीं और 26वीं मात्रा अनिवार्य रूप से लघु ही होती है। ये भी एक पहचान है कि जब आप काउंट करेंगे तो जो 5वीं मात्रा आएगी वो क्या होगी, लघु होगी। 12वीं नंबर की भी जो मात्रा आएगी वो भी लघु होगी। 19वीं नंबर की जो मात्रा आएगी और 26 नंबर की, ये सभी लघु ही होंगे। ये भी एक विशेष पहचान है। जैसे हम 5वें नंबर का देख लेते हैं। जैसे इसमें देखिए पहले नंबर के लेटर पे गुरु है, फिर लघु है और फिर गुरु है। तो 5वें नंबर की मात्रा हम देखना चाहें तो 1 2 3 4 5। सॉरी, ये पंक्तियाँ टाइप एरर है। इसमें आप देखिए दूसरी पंक्ति में देखिए, संसार के सम्रांगण में धीरज धारण करो। इसमें आप काउंट करिए, 5वें नंबर पे आपको क्या मिलेगा, गुरु लघु मिलेगा। 1 2 3 4 5, यानी कि इस सब पे आपको लघु दिख रहा है। फिर आप देखें तो 9वें नंबर 12वें नंबर पे भी देख सकते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि यहाँ पर भी आपको लघु मिल रहा है। तो फिर आप पहचान सकते हैं, ये भी एक पहचान है हरि गीतिका छंद को पहचानने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम आते हैं वर्णिक छंद पे। यानी कि अभी तक जितने भी छंद हमने देखा है वो सभी वर्णिक छंद है। अब हम देखते हैं सॉरी, उल्टा बोल दिया हमने। अभी तक हमने जो देखे हैं वो सब आपके मात्रिक छंद थे। अब हम देखते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में सबसे पहले हम देख रहे हैं इंद्रवज्र को। इंद्रवज्र छंद का पहचान क्या है, ये आप देखिए। ये किस प्रकार का छंद है, ये समवर्णिक यानी कि साधारण छंद है। और साधारण छंद किसे कहते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ शुरू में ही। जैसे हम क्या कहते हैं कि जब सॉरी 26 से अधिक जो होंगे उसमें उसे हम दंडक कहते हैं, लेकिन 26 से कम वर्णों वाले जितने भी छंद होते हैं उसको साधारण छंद कहते हैं। और इंद्रवज्र में कुल कहें तो प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होंगे, ये भी आप याद रखेंगे।
और याद करने का टिक जो हमने बनाई है वह है इत तज दो गुरु, यानी कि ई से इंद बच जा, त से तगड़, त से तगड़, ज से जगड़ और दो गुरु लास्ट में आता है। तगड़ तगड़ जगड़ और दो गुरु, ये हमने ट्रिक बनाई है। आप अपने से भी कुछ ट्रिक बना सकते हैं। इसका उदाहरण देखिए, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे नौमित्र सा है, ये उदाहरण है इंद वजह का, इससे आप ध्यान रख लेंगे। दूसरा है आपका उपेंद्र वजह। उपेंद्र वजह जो है ये भी समवर्णिक है और ये भी क्या है, साधारण छंद है और इसके भी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। उपेंद्र वजह और इंद वजह में बड़ा अंतर होता है, तो बस आप वहाँ पे टिक का उपयोग करेंगे और समझ जाएंगे कि इंद वज्रा है या उपेंद्र वजह है। जैसे उसमें क्या था कि इंद वजह में हमने क्या टिक बना रखी थी, वह था इत तज दो गुरु, और यहाँ पे क्या है, जा तू जा उपेंद्र, यानी कि जगड़ तगड़ जगड़ और अंत में दो गुरु। तो ज से जगड़, त से तगड़ और फिर ज से जगड़ और उपेंद्र से उपेंद्र वज्रा और दो गुरु तो अंत में आना ही है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जा तू जा उपेंद्र, ये ठीक है, और फिर दो गुरु आप लास्ट में याद रख लेंगे। और बस यहाँ से इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं, और अगर आप ऐसे न कर पाए तो वहाँ पे काउंट कीजिए और फिर इस ट्रिक को यूज़ करिए, फिर वहाँ पे आप अच्छे से उस छंद को पहचान पाएंगे। नेक्स्ट देखिए वंशज छंद है। वंशज छंद की विशेषता को देखें तो क्या है, ये भी समवर्णिक छंद है, ये भी साधारण है और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। और इसका अगर टिक देखें तो क्या है, जत जर, ये क्या है, जगड़ तगड़ और फिर जगड़ और रगड़, इसी क्रम में आता है। उसमें वर्ण और फिर आप उससे पहचान सकते हैं इन टिक के माध्यम से, यानी कि टोटल कितने आपके लेटर होंगे, तो 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि 12 वर्ण होंगे। ये आप देख सकते हैं, ये एक जैसे ज से जगड़ बनेगा ना, तो जगड़ में 3 वर्ण आपके हो रहे हैं, तो वैसे ही 4 ये है, तो 4 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बन जाएंगे, 12, यानी कि वंशस्थ छंद में कुल 12 वर्ण होते हैं। उदाहरण देख सकते हैं, दीनांत था वे दीनानाथ डूबते, शधेनु आते गृह, ये ग्वाल बाल थे, ये उदाहरण जो है आपका वंशस्थ का है। नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट छंद है वो है बसंतील का, ये भी समवर्णिक छंद है और ये भी क्या है, साधारण छंद है। साधारण किसे कहेंगे आप जानते हैं, जहाँ 26 से कम वर्ण हो उसको साधारण और 26 से अधिक हो तो दंडक छंद कहेंगे। और इसमें देखिए बसंतिलका में कुल कितने वर्ण होंगे, टोटल आपके 14 वर्ण होंगे और इसका टिक जो है वह है तब भज जा गुरु, यानी कि तगड़ भगड़ जगड़ और जगड़ फिर अंत में दो गुरु, यानी कि तब भज जा गुरु, ये क्या है आपके ठीक है। और इससे आप बसंतिलका छंद को पहचान सकेंगे। और बसंतिलका छंद का ज़्यादातर पूछता क्या है कि इसमें कितने वर्ण होते हैं, तो वो आप याद रखेंगे। बसंतिलका में कुल आपके 14 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट देखिए भुजंग प्रयात, ये भी आपके वर्णिक छंद है और इसकी विशेषताएं देखें तो इसमें 4 यगड़ होते हैं। और नोट देखिए तो भुजंगिनी भुजंगिनी भुजंगी छंद में 3 यगड़ और 1 लघु 1 गुरु होते हैं, जबकि इसमें बस भुजंग प्रयात में 4 यगड़ होते हैं। बस ये चीज़ आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखिए शिखरड़ी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। शिखरड़ी से पूछता है सिर्फ इन जो वर्णिक छंद है ना, ज़्यादातर इनसे वर्णों का संख्या ही पूछता है। तो शिखरड़ी में कुल कितने, प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, 6 और 11 वर्णों पर यति होता है। और फिर आगे देखिए गण क्रम क्या होगा शिखरड़ी में, तो ये ठीक है। आप देखिए यमन सब लगा, यानी कि इसका ठीक क्या है, यमन सब लगा, लगा कहिए या लाग कहिए, जैसे य से अगड़, म से मगड़, न से नगड़, स से सगड़, भ से भगड़, लगा से लघु और गुरु। तो यमन सब, अगर आप ऐसे याद करने लगे, एक टिक बनाए कि यमन सभी, यमन सब सीख लगने लगे, ठीक, सीख, यानी कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि यगड़ मगड़ नगड़ सगड़ भगड़ और सी से शिखरणी लगे तो लघु गुरु, तो भी आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम आते हैं बार्डिक छंद। बार्डिक छंद क्या होता है, इसमें
इसकी गणना मात्राओं के बजाय वर्णों के आधार पर की जाती है। तो अभी देखिए, अभी हम क्या देख रहे थे, मात्रिक छंद, ये भी आपका क्या है, कबित भी एक क्या है आपका बाड़िक छंद है, अभी मैं बताई हूँ। तो ये कविता आपका बाड़िक छंद है और इसमें वर्णों की गणना ही की जाती है। आइए कवित छंदों को देखते हैं। कवित छंदों में सबसे पहले आता है वो है आपका मनहरण, और मनहरण में कुल आपके 31 वर्ण होते हैं। इसमें 8 चरण होते हैं और आमतौर पर 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। ये किस छंद की विशेषता है, तो मनहरण छंद की विशेषता है कि 16 और 15 वर्णों पर यति, 8 चरण होते हैं, 31 वर्ण होता है। और इसकी विशेषता कहें तो यह दंडक छंद है जो गणमुक्त और तुकांत होता है। इसके अंत में अक्षर लघु गुरु क्रम आता है। तो ये चीज़ आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखिए घनाक्षरी। घनाक्षरी छंद किसे कहेंगे, इसकी विशेषता है घनाक्षरी को वर्णों की संख्या के आधार पर आगे विभाजित किया गया, यानी कि घनाक्षरी को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है रूप घनाक्षरी और दूसरा है देव घनाक्षरी। रूप घनाक्षरी में देखें तो कुल 32 वर्ण होते हैं और 16 वर्णों पर यति होती है। अंत में लघु गुरु का होना अनिवार्य माना जाता है। आइए देखिए देव घनाक्षरी। देव घनाक्षरी की बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन है, देवदत्त द्विवेदी है जो इटावा के रहने वाले हैं। जैसे कभी पूछ दे कि देव घनाक्षरी के प्रवर्तक कौन है, तो देवदत्त द्विवेदी। और इसमें कुल वर्ण होते हैं 33, 16, 17 वर्णों पर यति होती है। विशेषता देखें तो इसके अंत में नगण होना अनिवार्य है। तो ये रहा आपके छंद से टॉपिक। जितने भी छंद से क्वेश्चंस बनते हैं इसी वीडियो से बनेंगे। अगर आप कहेंगे तो एक बार मैं छंद से जितने भी PYQ अब तक क्वेश्चंस बने हैं उन सबको करा दूंगी। और आपको कुछ यहाँ से नया सीखने को मिला है या कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करना तो भूले ही नहीं। पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर इसमें कोई त्रुटि है तो उसे सुधार करने का भी मौका दें। और आप मुझे कमेंट में ये सलाह ज़रूर दें कि कैसे इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर